बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है हफ्ता 13 जून। आज इंडिया को पड़ने वाली मार की बात करेंगे। इंडिया बहुत बुरी तरह पूरे इलाके के घेरे में आ गया है। पूरे इलाकाई ममालिक के किसी मुल्क के साथ भी उसकी नहीं बनती और हर मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने की वजह से, इस्तेमाराना साजिशों और उसकी हरकत की वजह से उसका कोई भी हमसाया मुल्क उसके साथ इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। चीन के साथ लद्दाख में उसकी होने वाली लड़ाई, जिसमें गलवान वादी के हवाले से फिंगर 5, 6, 7, 8 पे चीन का कब्जा और वहाँ उसकी सड़क की तामीर से शुरू होने वाली लड़ाई, गलवान वादी जो लद्दाख के कैपिटल लेह से 170 किलोमीटर दूर है, स्ट्रेटेजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है वो। वहाँ चीन का कब्जा और इंडियन फोर्सेस की मुक्कों के साथ, हाथों के साथ, ठुड्डों के साथ लड़ाई और उन्हें 60 किलोमीटर पीछे धकेल के इंडिया के कब्जे में 60 किलोमीटर का इलाका चीन अब वहाँ फाते की हैसियत से बैठा है और एक भी इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो फिंगर 4 की तरफ पेशकदमी करना चाह रहा है। नेपाल, जो कि इंडिया से पहले ही बड़ा बड़ा फरोख्ता था, बना बुना पड़ा था, नफरत थी उसके अवाम में इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया ने उसकी नाकाबंदी की थी और उसे ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि इंडिया से ज़रा सा भी फासला अगर वो करेगा तो इंडिया उसका हशर नशर कर देगा। लेकिन इंडिया की ये सारी हरकत उल्टी उसके गले पड़ गई और वही वो वक्त था जब नेपाल में महसूस किया कि चीन के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन होना चाहिए और वहाँ की इस वक्त जो हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन के साथ नज़रियाती लगाव भी रखती है। लिहाजा इंडिया की चाल उसी के गले पड़ गई और बजाय इसके कि इंडिया से उसके ताल्लुकात मजबूत होते, इंडिया अपनी ब्लैकमेलिंग में कामयाब हो जाता, नतीजा ये निकला कि इंडिया के साथ रहे सहे ताल्लुकात भी कमज़ोर हो गए और चीन और नेपाल बाहम बहुत गहरे दोस्त बन गए। नेपाल के इलाके पे लैपुलिक, लैम्पदोरा और काला पानी पे इंडिया ने नाजायज़ गासमाना कब्जा जमाया हुआ था। नेपाल मौका की तलाश में था। अब जब इंडिया से बहुत ही इबरतनाक शिकस्त इंडिया को चीन से उठाना पड़ी और वो बेबसी से स्वाय हाथ मल गए इनके, कुछ भी ना कर सका, दुनिया की कोई ताकत भी उसकी अमली मदद ना कर पाई, तो नेपाल को भी हौसला हुआ और उसने इन मुतनाज़ इलाकों पे अपनी फ़ौजें डिप्लॉय कर दी और फिर आगे बढ़ते हुए उसने वहाँ इंडियंस पे अपनी फ़ौजों के ज़रिए हमला किया और एक से ज़्यादा लोग मारे गए और कई लोग शदीद ज़ख्मी हुए। लेकिन इंडिया इसका भी कोई जवाब ना दे पाया और मोदी की क़यादत में होने वाली फ़ौजी जनता की, इंडियन फ़ौज की पैदर पे मीटिंग्स भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी और उन्हें यह जुर्रत ना हो सकी कि चीन तो चीन, नेपाल के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लेने की अपने आप में हिम्मत पैदा कर पाएँ।
नेपाल का ये थप्पड़ बहुत तारीखी थप्पड़ है। वो नेपाल जिसे इंडिया अपना ज़र खुरीद गुलाम समझे बैठा था और वह समझता था कि वो उसकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, वही नेपाल अब सीना ताने खड़ा है और दलेराना अंदाज में इंडिया को ललकार रहा है। और उसने इंडिया को ये वार्निंग भी दे दी है कि उसके ये 400 किलोमीटर पे मुश्तमिल इलाके तीनों इलाके खाली कर दे और यहाँ से दफा हो जाए। बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया के तल्लुकात वही अपनी इस्तेमारी जहनीत की वजह से, हालांकि वहाँ उसकी इस वक्त एक पिट्ठू हुकूमत है, हुसीना वाजिद, लेकिन वो भी उससे CAB के बाद बहुत तंग आई हुई है। इंडिया की ये कोशिश कि असम और बंगाल में बसने वाले लोगों को बांग्लादेशी कह के कई लाख लोगों को बांग्लादेश में धकेल दिया जाए। बांग्लादेश की कोई भी सियासी पार्टी हो वो इसको तस्लीम करने और इंडिया की इस वारदात को एक्सेप्टेंस देने के लिए आमादा नहीं है। पूरा बांग्लादेश इंडिया की इन हरकत की वजह से उससे नफरत का इजहार कर रहा है। और साथ ही पद्मा नदी पे चीन ने बांग्लादेश के दो अहम तरीन हिस्सों को मिलाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया है, जो सड़क और रेल के ज़रिए बांग्लादेश के दो इंतहाई अहम इलाकों को आपस में मरबूत कर देगा। और ढाका स्टॉक एक्सचेंज ने अपने 25% शेयर्स शंघाई और शिनजिन को 11 करोड़ 90 लाख रुपए में बेच दिए हैं। ये हिस्से इंडिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे मिल जाएं, लेकिन बांग्लादेश ने उसे लिफ्ट नहीं करवाई और ये हिस्से चीन को दे दिए और ये खुला इजहार कर दिया कि वो इंडिया के मुकाबले में चीन का एलाई है, चीन का साथी है, चीन से तावन और मदद करेगा भी और लेगा भी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जब तक विक्रमासिंघे थे हुक्मरान तो इंडिया की मौजें थीं। इंडिया उन्हें अपना ज़र खुरीद समझे बैठा था। उनके ज़रिए से वो अपनी मर्ज़ी के अपने मनपसंद इक़दाम करवाया करता था। लेकिन जब से महिंद्रा वहाँ इक़्तिदार में आए हैं, वही महिंद्रा जो 5 से 15 तक बरस इक़्तिदार थे, जिनके दौर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल एलम ने पूरे श्रीलंका में एक दहशत की फ़ज़ा पैदा कर रखी थी और उसकी सरपरस्ती करने वाला और कोई नहीं था सिवाय रा और इंडिया के। उस दौर में महिंद्रा राजपक्षे को वो याद हैं बातें, वो ताउन जो इंडियन बेस्ड बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तान और चीन ने उनकी मदद की और जिस तरह से वो बड़ी मुश्किल से उस बगावत को फ़रो करने में कामयाब हुए। वरना इंडिया तो ये तय किए बैठा था कि वहाँ तामिलों की एक अलहदा रियासत बनाई जाएगी। और आजकल पे ही फिर वही महिंद्रा बरसर इक़्तिदार हैं और वो इंडिया को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और वो उन पे जब वो बरसर इक़्तिदार नहीं रहे थे 15 में, तो उन पे इल्ज़ाम ही यही था कि वो चीन की इन्वेस्टमेंट को बहुत शर्फ़ कबूलियत बख्श दे रहे हैं श्रीलंका में, और इंडिया और अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन आज फिर वो बरसर इक़्तिदार हैं और आज वो खुल के चीन के साथ हैं। मालदीव सार्क का छोटा सा मुल्क, लेकिन इंडिया वहाँ भी हमेशा उनके दाखिली मामलात में मुदाखलत करता रहा और मालदीव
भी उन चीज़ों को नहीं भूला और वो अब इंडिया के किसी झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है। म्यांमार में चीन ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और म्यांमार इस वक्त चाइना का दस्तोबाजू बना हुआ है। उससे इंडिया कभी ये तवक्को भी नहीं कर सकता कि वो चीन की तरफ से रुख फेर के इंडिया की तरफ देखना भी पसंद करेगा। इसके अलावा भूटान बिल्कुल छोटा सा मुल्क, जिसके साथ इंडिया का मुआहदा था कि दफ़ा वो करेगा और खारजा उमूर भी उसके पास होंगे, लेकिन 74 में होने वाले मुआहदे के तहत भूटान ने खारजा उमूर में तो आज़ादी हासिल कर ली और अब जब उसने देखा कि इंडिया को तो हर तरफ से मार पड़ रही है, तो अब उसने भी हौसला किया और अब वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो मुल्क अपनी सलामती का दफ़ा नहीं कर सकता, ख़ुद को नहीं बचा सकता, वो भूटान का किस तरह से दफ़ा करेगा। और उसने अपने दीदो दिल फरशरा कर दिए चीनी की आदत के लिए। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अगरचे अशरफ गनी इंडिया के बिल्कुल पिट्ठू हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो चुका कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर तक अफ़गानिस्तान से अपनी सारी आर्मी निकाल लेगा और दोहा मुआहदे के बाद तालिबान का वहाँ इक़्तिदार में आना यकीनी है। और तालिबान इंडिया को पहले ही वाज़ेह वार्निंग दे चुके हैं कि उसने हमेशा अफ़गान दुश्मनों का साथ दिया, अब वो बाज आ जाए वरना। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अगर टर्की की बात करें तो टर्की ने पाकिस्तान की बहरिया के लिए तैयारा साजी शुरू कर दी। टर्की पाकिस्तान के साथ उसके सगे भाइयों जैसा, बल्कि उससे भी बढ़ के ताल्लुकात रखे हुए है। और जब किसी इंडियन ने ये कहा कि टर्की पहले पैसे ले ले उन तैयारों के जो वो पाकिस्तान के लिए बना रहा है, तो वहाँ की एक मरूफ हस्ती ने यह जवाब दिया कि वो अदायगी तो हम तहरीक खिलाफत के ज़रिए कर चुके। टर्की और मलेशिया पाकिस्तान के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। रूस, जिसके साथ किसी दौर में इंडिया के दफाई माहदे होते थे, स्ट्रेटजिक पार्टनर था वो, लेकिन जब से इंडिया ने अपने सारे अंडे अमेरिकी टोकरी में रख दिए हैं और अमेरिका ने उसे रोक दिया है कि वो रशिया का असला नहीं खरीदेगा, तो उस वक्त से रशिया भी उससे नाराज़ है और रशियन की आदत ने चीन और इंडिया के इस मामले में इंडिया की सपोर्ट करने से खुले तौर पे माज़रत कर ली है और उसने कहा कि ये आपका आपस का मसला है, इसे जैसे भी है निपटाएं, मुझसे मदद और ताउन की कतई उम्मीद ना रखें। जहाँ तक बात है अमेरिका की, यूरोप की, वो अमेरिका जो ये समझे बैठा था कि जैसे पाकिस्तान ने यूएसएसआर को तारीख़ के सफ़े से माफ़ कर दिया, मटा दिया, ख़त्म कर दिया, यूएसएसआर नामी अब कोई रियासत दुनिया में बाकी नहीं है और उसके बतन से 15 से ज़ायद रियासतें वजूद में आईं। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान ने बहुत दलेरी से, बहादरी से, अज़्म हिम्मत से इसे अपना काज समझ के, जिहाद समझ के अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और रूस को इबरतनाक तरीन शिकस्त दी पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने। इसी तरह अमेरिका ये समझता था कि चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए इंडिया उसके बरूए कार आएगा। इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान वाला किरदार अदा करेगा जो पाकिस्तान ने रूस के ख़िलाफ़ किया।
इंडिया की वो दामे दर में सुख ने मदद करता रहा, उसे अपना स्ट्रेटजिकल पार्टनर बनाया, उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया, टेक्निकल असिस्टेंट मुहैया की, असला मुहैया किया, जो इंडिया ने मांगा वो उसे दिया। लेकिन पहले ही मरहले में जब 26 और 27 फरवरी को पाकिस्तान के साथ उसने हमाकत करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके आर्मी चीफ को तो जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसके 2 जहाज़ गिरा लिए और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। और फिर अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद बहुत बेहतरीन चाय पिला के इंडिया के हवाले कर दिया और वो हमारा चाय का एम्बेसडर बन गया, पाकिस्तानी चाय का। लिहाजा अमेरिका भी अब उसे वो हैसियत, वो अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो समझता है कि इंडिया फुस हो गया है और इंडिया से जो हमारी तवक्कुआत थीं ये कभी उस पर पूरा नहीं उतर सकता। इसमें ना हिम्मत है, ना जुर्रत है, ना अज़म है, ना इरादा है, ना नीयत है, और ना ही ये इतना कुछ कर सकता है जितना हमने इसके हवाले से सोचा हुआ था। और फिर हुआ ये भी कि CAB के हवाले से और कश्मीर में दफ़ा 335A और 370 को ख़त्म करने के हवाले से उठने वाली तहरीकों ने भी अमेरिका और यूरोप के कान खड़े कर दिए। और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया को CPC करार दे दिया, यानी बहुत ही तशवीश का मुल्क अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से। और कांग्रेस को ये उसने कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं अक़लियतों को दबाने के हवाले से और नस्ली मुनाफरत के हवाले से, अदम मुसावात के हवाले से, उन अफराद को भी और उन अदारों को भी सज़ाएँ दी जाएँ। और अभी हाल ही में जब अमेरिका के इस कमीशन ने अपना वफ़द हकीकी सूरत हाल देखने के लिए इंडिया भेजना चाहा, तो इंडिया ने उस वफ़द को वीज़े देने से इनकार कर दिया। और इस तरह से इंडिया ने अपना चेहरा मज़ीद दागदार और सयाह कर लिया अमेरिका की नज़र में और यूरोप की नज़र में। और इस तरह से अब इंडिया के अंदर की बात करें तो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल और शाहीन आबाद के मुजाहरों ने इंडिया की इमेज को बहुत ही बुरी तरह मजरूह किया। और फिर कोरोना लॉकडाउन के हवाले से जो बरसर इक़्तिदार नरेंद्र मोदी ने हमाकतें की और यकदम लॉकडाउन कर दिया, करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया और मज़दूरों को हज़ारों मील पैदल सड़कों पे चल के अपने गांव में पहुंचना पड़ा। उसकी वजह से दिल्ली से और दीगर बड़े शहरों से जब ये जाबिराना हिजरत पैदल हुई तो वो वबा पूरे इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से फैल गई और अब इतनी तेज़ी से वो फैलती जा रही है, बेरोज़गारी अलग हुई और वबा पे भी काबू ना पाया जा सका। और इस तरह से इंडिया के अंदर से नरेंद्र मोदी का इमेज बुरी तरह मस्ख हो चुका है। और जब राहुल गांधी कांग्रेस के सरबराह उस पर तनकीद करते हैं, उससे पूछते हैं कि चीन कितने किलोमीटर अंदर आ गया, चीन कहाँ है, लड़ाई चीन के ज़ेर कब्ज़ा वाले इलाके में हो रही है या इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में, कहाँ मोर्चे बन रहे हैं, कहाँ पुख्ता बैंकर्स बन रहे हैं, तो इंडियन हुक्मरानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता सवाए इसके कि उसके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा दिया जाए। और इसी तरह जब नेपाल के हवाले से बात होती है तो फिर भी इंडियन हुक्मरान जो हैं वह खामोशी से, और ये सूरत हाल शायद उन्हें इस तरफ ले जाए कि वो चीन का तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो सारा गुस्सा पाकिस्तान पे उतारने की कोशिश करें। और चीन ने जो बहुत ही स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस का इलाका कब्ज़े में ले लिया है, उसकी वजह से
अब इंडिया सियाचिन से भी कट चुका। पहले जो रसद एक दिन में पहुंचती थी, अब वो 30 दिन तक शायद पहुंच पाए। तो इस तरह से अगर उसने पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश की, तो जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में उसे मज़ा चखाया था और वो फौजी फतह जीती हुई वो सारा इलाका हमारी सियासी क़यादत की नाहली की वजह से वाशिंगटन में जाके हरा दिया गया, और चीन ने भी बिल्कुल वही मुशर्रफ स्ट्रेटजी अपनाई और इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा लाके उससे छीन लिए। और अब ना सिर्फ लद्दाख में, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के LOC के करीबी इलाकों में, बेसिस में जदीद तरीन असला नस्ब किया जा रहा है। अनमैन्ड एयर व्हीकल्स वहाँ पहुँच चुके हैं, लड़ाका फाइटर पहुँच चुके, टैंक पहुँच चुके, रेडर्स पहुँच चुके, और दुनिया का जदीद तरीन असला वहाँ दोनों तरफ से जमा किया जा रहा है। और ये जो वहाँ ज़ख़ीरा हो रहा है फ़ौजों का और असले का, ये 1962 में होने वाली इंडिया और चीन की जंग से कई गुना ज़्यादा है। उससे बहुत बड़ी मिकदार में ये सारा कुछ जमा किया जा रहा है। और अगर इंडिया ने कोई हमाकत की, तो पूरी दुनिया में लगता ये है कि उसकी सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा। और चूँकि उसने UNO के रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ कश्मीर की हैसियत को बदला है, लिहाजा वो ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अगर वो लेके जाएगा तो वहाँ सबसे पहले उसे अपने ये इक़दामात वापस लेने होंगे और माफ़ी मांगना होगी, और उस तरह से वहाँ जाने से उसे पहले ही बहुत हज़ीमत उठाना पड़ेगी। लिहाजा वो वहाँ ये मामला नहीं लेके जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है कि अगर इंडिया ने हर तरफ से घेरे में आके कोशिश की कि वो इसका गुस्सा पाकिस्तान पे उतारे, तो पाकिस्तान भी अब उसका कोई उधार बाकी नहीं रहने देगा और उसे बताएगा कि पहले तो वो साजिशों के ज़रिए से चलता रहा, और अब जब वो आमने सामने फ़ाइट होगी तो उसे पता लग जाएगा कि एक मर्द मोमन कैसे लड़ता है, और उसे फिर कहाँ तक घसीट के लेके जाता है, और उससे अगले पिछले सारे बदले लिए जाएंगे।